हेलो विद्यार्थियों, बहुत सारा स्नेह मेरी तरफ से, सम्मान आप लोगों को, क्योंकि आपका भी स्नेह में मिल रहा है। स्नेह इसलिए क्योंकि आप अपना ध्यान रख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए काफ़ी है। तो हम लोग आज रिवीजन का कार्य आरंभ करेंगे। व्याकरण जो हम लोगों ने पढ़ी थी, रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, ये हमने समाप्त किए थे। इसी को हम वन बाय वन करके आरंभ करेंगे। तो जो फर्स्ट क्लास हमारी है, पहली क्लास रिवीजन की, वो होगी समास, क्योंकि समास आपने अभी पढ़ा है और वो आपको ध्यान में होगा। उसके बाद हम संधि लेंगे, आप लोग संधि पढ़ लीजिएगा। तो जब हम पढ़ाएंगे, इसमें बात करेंगे, पूछेंगे, तो हमारे बताने के पहले जो है आपको बताना है। चलिए आरंभ करते हैं। हिंदी रिवीजन क्लास 1 हमने लिख दिया। अब अगली जो वीडियो बनाएंगे उसमें 2 लिख देंगे। इससे समास है। सर्वप्रथम आप बताइए, मतलब सोचिए थोड़ा, जब हमारे बताने के पहले, कि समास किसे कहते हैं, समास के कितने प्रकार के हैं, समास के क्या भेद हैं, कितने भेद हैं। हम जो पूछेंगे हम आपको बताते जाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको आंसर रखना है। चूंकि लाइव में हम लोग नहीं हैं, तो आप जवाब लिख के नहीं भेज सकते हैं। हम बहुत जल्दी ही आपके लिए ये भी कर लेंगे कि आप हमारे साथ होंगे और आप आंसर देंगे और हमें दिखाई देगा। फिलहाल आप अपने आप को एग्जामिन कीजिए। चलिए आरंभ करते हैं। तो समास कितने प्रकार के होते हैं, काफी देर हो गई। समास होते हैं 6 प्रकार के। समास हम उत्तर लिखते जाते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। शॉर्ट में ही हम लोग इसको करेंगे, समझेंगे ज्यादा, क्योंकि ये सब हम कर चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है। समास 6 प्रकार के। दूसरा प्रश्न मैंने लिख रखा है, इसके बाद में करेंगे कि समास विग्रह क्या है। फिलहाल 6 प्रकार के कौन कौन से हैं आपको पता होगा। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। अच्छा होता है कि हम आपकी बात को सुन पाते, देख पाते। द्विगु समास, दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पा रहा है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। ये भेद हमने पढ़े हैं और बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं। फिलहाल हम इसका रिवीजन करा रहे हैं, इसके बाद हम संधि का कराएंगे। संधि आप जो है वीडियो देख के रखेंगे ढंग से पढ़ के, जिससे आप आंसर फटाफट अपने आप को, हम कहते हैं कोई ना देखे, आप देखते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है। और जब अच्छी तैयारी होती है तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। हमें किसी को दिखाने का जरूरत थोड़ी ना है। अब है समास विग्रह क्या है, ये भी हम बता चुके हैं आपको। समास विग्रह क्या है? जब समस्त पद के, जो समस्त पद होता है, उन्हीं पद को सबको अलग अलग करके लिखते हैं। समस्त पद को सभी जो शब्द हैं टुकड़ों में लिखते हैं। जैसे हमने कहा माता पिता, तो माता और पिता अलग अलग कर दिया माता पिता को, तो ये हो गया विग्रह। अब देखिए उसी को, जब समस्त पद के सभी पद, जब समस्त पद के सभी पद, शब्द होते हैं ना, वही पद, तो जब किसी में एक साथ हमने प्रयोग कर लिए हैं तो वो पद हो गए हैं। तो समस्त पद के सभी पद
अलग अलग लिखे जाते हैं अलग अलग लिखे जाते हैं उसे समास विग्रह कहते हैं। उसे समास विग्रह कहते हैं या कहा जाता है। कहते हैं समास विग्रह कहते हैं। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग लिखे जाते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। विग्रह माने अलग अलग करना। जैसे जैसे माता पिता, माता माता पिता। अब विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, माता और पिता। तो ये माता पिता क्या हुआ, ये हो गया समस्त पद। ये हो गया आपका समस्त पद। ये हुआ समस्त पद, ठीक है। और माता और पिता। पिता ये क्या हुआ, ये हुआ आपका समास विग्रह। ये हुआ समस्त पद और ये हुआ समास विग्रह। इसके बाद में ये रिवीजन कराने के बाद में जिन्होंने वो इससे पहले वाला पढ़ा है, वीडियो देखा है ढंग से, उसके बाद जो लोग रिवीजन करेंगे कभी भी भूलने वाले का नाम ही नहीं है। आप एक बार जो है, जैसे हम संधि पढ़ाएंगे इसके बाद में, तो संधि जरूर एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कितना आनंद भी आएगा आपको काम करने में, पढ़ने में। तो अब ये माता और पिता, तो ये आपका हो गया समास विग्रह। समास विग्रह हो गया, इसको समास विग्रह कहेंगे, उदाहरण हो गया ये। फिर आपका अगला प्रश्न आता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये हमने समझाया था, बरबली बताया था। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या छोटा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप या छोटा। संक्षेप या छोटा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, संक्षेप या छोटा। ये आपको उत्तर है। दूसरे का उत्तर आपका ये हो गया, तीसरा उत्तर ये हो गया। और चौथा, अब आप देखिए द्वंद्व और द्विगु में अंतर बताइए। सोचिए थोड़ा सा, नहीं तो ऐसे ऐसे करवाने से रिवीजन कोई फायदा नहीं है। द्वंद्व और द्विगु में क्या अंतर है, चलिए समय नहीं गंवाते हैं। द्वंद्व समास और द्विगु समास। द्वंद्व समास और इधर लिखिए द्विगु समास। ठीक है। अब
दोनों का देखिए, द्वंद्व, द्वंद्व समास में क्या है, दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे हमने माता पिता बताया था, तो माता भी और पिता भी दोनों प्रधान हो गए। ऐसे ही राम कृष्ण दोनों हो गए, तो द्वंद्व में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और दूसरा है दिगु। दिग में प्रथम पद, जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है। और क्या होता है पहचान, और संख्यावाची होता है। तो ये देखिए, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे देखिए, जैसे राम कृष्ण, जैसे हमने आपको माता पिता बताया था, वैसे ही राम कृष्ण, माने राम और कृष्ण विग्रह कर दीजिए। तो दोनों पद जो हैं ये प्रधान है। जबकि द्विगु समास में क्या है, द्विगु समास में हमने क्या बताया था अभी भी, पहला पद प्रधान होता है, में पहला पद प्रधान होता है। और क्या होता है द्विगु समास में, संख्यावाची भी होता है, प्रधान होता है, तथा संख्यावाची होता है, प्रधान होता है पहला पद। और इसमें जो है द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और द्विगु समास में एक होता है पहला वाला। तो संख्यावाची होता है। जैसे नवरात्रि माने नौ संख्या हो गई, 9, और रात्रि नवरात्रि, जैसे नवरात्रि। और सप्ताह कैसे, सप्ताह 7 दिन, सप्त माने 7, सप्ताह 7 दिन, 7 दिन के समूह को क्या गया, सप्ताह कहा गया। नवरात्रियों का समूह को क्या कहा गया, नवरात्रि कहा गया। ऐसे पंचवटी 5 वटी हो जहाँ पे, तो पंचवटी कहा गया। तो ये क्या हो गए, जो संख्यावाची शब्द हुआ पहला पद, तो वहां पर द्विगु समास हुआ। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके पश्चात आता है, देखिए, तत्पुरुष समास के उपभेद क्या हैं। तत्पुरुष समास के उपभेद क्या होते हैं, सोच कर बताइए। तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं द्विगु समास और कर्मधारय समास। आपने पढ़े हैं द्विगु और कर्मधारय दोनों। जैसे ही हम प्रश्न बोलते हैं, आपके माइंड में तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। और जब हम पढ़ाते हैं
जब हम ये वीडियो देखने बैठते हो तो उस समय हमेशा अपने नोट्स, जो नोट्स हमने कहे थे बनाने को, वो लेके जरूर बैठा करो। द्विगु समास भाई अगर आप देख के भी बोलते हैं तो भी आपको फायदा है, तो भी आपका डिवीजन तो हो गया ना, इसलिए। द्विगु समास। और दूसरा अभी बताया था हमने, दूसरा क्या बताया था? कर्मधारय समास। कर्म धारय समास। तो तत्पुरुष समास के दो भेद भी कहे जाते हैं इनको। वैसे भेद हैं 6, उन्हीं में से तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं, 2 भेद हो गए। अब अगला प्रश्न है संधि और समास में अंतर बताइए। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही है, तो संधि और समास में अंतर बताइए। बहुत से बच्चे जो अच्छे हैं, जो अच्छे माने जो ध्यान देते हैं, ज्यादातर बच्चे देते हैं, जब पढ़ने बैठते हैं इसका मतलब है उनका मन लगता तभी पढ़ देखते हैं। और ना देखने वाले बच्चे तो उनको कैसे आएगा, नहीं आएगा, मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो माँ बाप का पैसा बर्बाद करने से अच्छा है कि क्लास में पढ़ो, क्लास में नहीं आता है तो आपको हम ये दे रहे हैं, इसको पढ़िए। अब ये संधि समास में भेद अंतर हमने बताया है कि अब तुम्हें पता है ये संधि और समास हमने बताए हैं। संधि क्या है? 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और 2 शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ठीक है, तो दो वर्णों के योग, योग माने मेल, योग से शब्द का निर्माण होता है। दो या दो या दो से अधिक, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो शब्द निर्माण होता है इस प्रक्रिया को संधि कहते हैं। कहते
हैं। और समास क्या है? समास 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 में दो शब्दों के योग से, भाई वहां वर्णों का मेल होता है और यहाँ शब्दों का मेल होता है। शब्दों के योग से, योग माने मेल से, जो शब्द बनता है वह समस्त पद कहलाता है। समस्त पद कहलाता है तथा दो या अधिक शब्दों के मेल की जो प्रक्रिया है वह समास कहलाता है। तो ये आपका आंसर हुआ। ये आपका आंसर हुआ। और इसको आप आज तो देखेंगे, बीच बीच में रिवीजन करते रहिए, जिससे एग्जाम में बिल्कुल मस्ती से आप टिक लगाए आए या लिखने का आए वो करके आए, जो भी है आराम से हो जाएगा। तो देख लीजिए समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि। समास विग्रह क्या है? जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग लिखे जाते हैं उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, समास विग्रह किया माता और पिता, तो ये हो गया समास विग्रह। और माता पिता क्या है? ये समस्त पद है। अगर माता और पिता को हम कहेंगे समास करो तो हम कहेंगे माता पिता, ये हो गया। और उसको कहेंगे समस्त पद। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ का संक्षेप या छोटा, माने कई शब्द मिलकर के एक छोटे रूप में लिख देते हैं। जैसे हमने कह दिया लंबा है उदर जिसका, ये बहुब्रीहि का है उदाहरण। लंबा है उदर जिसका, अभी क्या है? लंबोदर है ना। तो कई शब्द हो गए, लंबा है उदर जिसका 4 शब्द हो गए, और कह दिया लंबोदर 1 शब्द हो गया, संक्षेप में हो गया। तो संक्षेप समास का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? संक्षेप या छोटा। द्वंद्व और द्विगु में क्या अंतर है? द्वंद्व समास में हमने बताया कि दोनों शब्द जो पद होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। और द्विगु में क्या है? उसमें केवल प्रथम पद प्रधान होता है और संख्यावाची होता है। फिर है तत्पुरुष समास के उपभेद लिखे। तत्पुरुष समास का उपभेद क्या हुआ? द्विगु समास और कर्मधारय। संधि और समास के अंतर बताइए। संधि में क्या है? वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है ना। तो जब वर्णों के मेल की जो प्रक्रिया है उसको संधि कहते हैं, और शब्दों के मेल की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और जब समास कर लिया जाता है तो वो समस्त पद कहलाता है। तो ये आपका हुआ समास का रिवीजन। और अभी आगे और क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं।
अगला प्रश्न है बहुब्रीहि व कर्मधारय में अंतर बताइए। सोचिए, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं या कर्मधारय किसे कहते हैं, उसी से अंतर आपको पता चल जाएगा। तो बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, सोच के बताइए। चलिए, बहुब्रीहि समास में जो समस्त पद में 2 पद होते हैं शब्द, वो प्रधान नहीं होते हैं। समास के जो पद होते हैं 2, वो प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि तीसरा पद जो है, जो सांकेतिक शब्द होता है, पद होता है, वह प्रधान होता है बहुब्रीहि समास में। और विशेषण में क्या होता है, वो सारी कर्मधारय में जो प्रथम पद होता है उसको विशेषण या उपमान होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है उपमेय या विशेष। इस तरह से होता है। अब हम लिख के बताते हैं आपको। देखिए, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल पढ़िए। बहुब्रीहि समास लिख तो हम इसलिए दे रहे हैं कि आप अगर चाहें तो उतार सकते हैं, ना चाहें तो कोई ऐसी बात नहीं है। इसकी डिफिनेशन आप लिख चुके हैं। बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा पद प्रधान होता है। समस्त पद के, आप समझ लीजिए जो हमने समझाया और अपने शब्दों में लिखिए और बताइए, रटे हुए नहीं। समस्त पद के पदों की प्रधानता ना होकर जो सांकेतिक शब्द होता है उसकी प्रधानता होती है। होकर उससे बहुत बहुत स्पष्ट किया है हमने, कोशिश करी है आपको समझाने की। उससे सांकेतिक माने उससे संकेत जो दिया गया है, सांकेतिक शब्द की प्रधानता होती है। जैसे त्रिनेत्र। कौन है त्रिनेत्र? त्रिनेत्र कहते हैं शंकर जी को। उनके 3 नेत्र हैं शंकर जी के, तो उनका नाम त्रिनेत्र भी पड़ गया। तो 3 हैं नेत्र जिनके या जिसके 3 हैं नेत्र जिसके अर्थात शंकर जी। अब यहाँ पर शंकर जी त्रिनेत्र कह के शंकर जी के पद की तरफ उन्होंने जैसे संकेत किया गया, माने 3 नेत्र। वैसे अगर देखा जाए तो तुम इसको कह दो कि ये द्विगु समास है, संख्यावाची है। नहीं, यहाँ पर संख्यावाची नहीं है। ये 3 जरूर आया है, परंतु ये शंकर जी की तरफ इसका इशारा किया गया है, इसलिए ये संख्यावाची वो द्विगु समास ना होकर के ये बहुब्रीहि समास है।
त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके। नहीं तो तुम लोग सोचो कि ये संख्यावाची है, संख्या है और इसको कर दो, द्विगु समास, द्विगु समास नहीं है इसमें। तो ये है शंकर जी का, तीन तीन है नेत्र जिसके, अर्थात शंकर जी। इसमें शंकर जी जो शंकर है, ये शब्द जो है ये इसकी प्रधानता है। इसमें सब बता चुके हम, रिवीजन में बता रहे हैं फिर से। इसमें शंकर शब्द की प्रधानता। भाई रिवीजन में आंसर नहीं बताए जाते, हम आपको बताएं, केवल क्वेश्चन दिए जाते हैं और आप उसको आंसर दीजिए। अब चूंकि हम लोग फेस टू फेस दिख नहीं रहे हैं, इसलिए हमें ये करना पड़ रही इतनी मेहनत। अब इसमें अगला देखिए, कर्मधारय के साथ अंतर पूछा है। तो कर्मधारय में कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण प्रथम पद विशेषण या प्रथम पद विशेषण या उपमान होता है। उपमान होता है तथा दूसरा पद उपमेय या विशेष होता है। अब ये उपमेय और उपमान की बात आई है और विशेषण विशेष की बात आई है, तो उपमान का उपमा अलंकार के भेद हैं। उपमेय और उपमान, उपमान के अंग हैं उपमा अलंकार के, उपमेय और उपमान। जिसने उपमा अलंकार पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया है, उनको परेशानी नहीं होगी, और इसीलिए हम दोबारा इसको बताएंगे आपको। तो उपमेय और उपमान क्या है, जो स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ा है, जो थोड़ा सा सेंसिटिव बच्चे हैं, वो देखें कि उपमेय उपमान क्या है, सोचें और फिर उसके बाद ध्यान दें हमारी तरफ कि उपमेय उपमान क्या है। उपमेय जिस वस्तु के साथ तुलना की जाती है, जिस वस्तु के साथ तुलना की जाती है उपमेय होता है, और जिसकी तुलना की जाती है वो उपमान होता है। जैसे हमने कहा कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ठीक है, तो सीता का मुख क्या हुआ, सीता का मुख हो गया उपमेय, और उपमान क्या हुआ, चंद्रमा। सीता का मुख उपमेय और उपमान क्या हुआ, चंद्रमा। तो सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ठीक है। तो ये जो है उपमेय उपमान हुआ। चलिए एक बार हम इसको लिख के बता देते हैं आपको। उपमेय उपमान, ये क्या है, हमने आपको बताया तभी, ये क्या है, उपमा अलंकार के अंग हैं दो। चार अंग हैं, चार अंगों में से दो ये है उपमेय उपमान। अब उपमेय क्या है, उपमेय
अच्छा, उपमान बता रहे हैं पहले। तो जिसे जिस जिस वस्तु के, वैसे जिस प्रसिद्ध वस्तु के साथ होना चाहिए, प्रसिद्ध वस्तु के साथ, जिस प्रसिद्ध वस्तु के साथ किसी वस्तु की तुलना की जाए, वहां होता है उपमान। उपमान होता है, ठीक है। और उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमेय जिसकी या जिस वस्तु की तुलना की जाए, वो होता है की जाए उपमेय कहते हैं उपमेय कहते हैं। अब जैसे उदाहरण देखिए, जैसे कि हम बहुत अच्छे ढंग से समझा चुके हैं, डबल मेहनत हुई जा रही है हमारी, पर फायदा उठा ले जाओ तो एक कोई मायने नहीं रखता है मेहनत का। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब सीता का मुख जो है, ये सीता का मुख क्या हुआ, ये हो गया उपमेय। सीता का मुख क्या हुआ, उपमेय। और फिर चंद्रमा से तुलना की गई है, तो चंद्रमा क्या हुआ, उपमान। चंद्रमा उपमान हो गया। ठीक है। अब एक चीज ये आई उसमें, विशेषण जो कर्मधारय का हमने पढ़ा था कि कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण या उपमान होता है, दूसरा पद उपमेय या विशेष होता है। ठीक है। तो उपमेय और उपमान का आपने जाना, और अब है आपका विशेषण और विशेष, इसको भी जानिए। वैसे तो विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाए, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती, तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो होते हैं विशेषण, और जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होते हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं विशेष्य, विशेषण और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण
विशेषण संज्ञा सर्वनाम शब्दों के विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है। और विशेष विशेष किसे कहते हैं? जिनकी विशेषता बताई जाती है। जो शब्द विशेषता बताते हैं वो तो विशेषण हो गए, और जिनकी विशेषता बताई जाती है, जिन संज्ञा सर्वनाम जो होते हैं उनकी विशेषता बताई जाती है, वो विशेष होते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। उसे विशेष कहते हैं। जैसे सुंदर लड़की, कर दीजिए सुंदर, जैसे सुंदर लड़की, सुंदर लड़की। अब लड़की क्या है? लड़की की विशेषता बताई गई, और सुंदर क्या है? ये हो गया विशेषण, सुंदर हो गया, ये विशेषण हो गया। ठीक है, सुंदर हो गया विशेषण। विशेषण सुंदर क्या हुआ? विशेषण, और लड़की क्या है? ये संज्ञा है, इसकी विशेषता बताई गई है, अतः ये क्या हुआ? विशेष्य। लड़की क्या है? विशेष्य। किसकी विशेषता बताई गई है? लड़की की, अतः लड़की क्या हुआ? ये विशेष हुआ। अब जो है देखिए, आपका ये प्रश्न जो है बहुव्रीहि और कर्मधारय में अंतर, ये क्लियर हो गया कि बहुव्रीहि व कर्मधारय में अंतर बताइए। बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। समस्त पद के पदों की प्रधानता न होकर सांकेतिक शब्द जो होता है वो उसकी प्रधानता होती है। जैसे कैसे हमने बताया था अभी आपको, जैसे हमने कहा त्रिनेत्र, त्रिनेत्र तीन है नेत्र जिसके, तो तीन और नेत्र इनकी प्रधानता नहीं है। किसकी प्रधानता है? शंकर जी की, तीसरे पद की हुई, इसमें शंकर शब्द की प्रधानता है। अब देखो कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण या उपमान होता है। कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण या उपमान होता है तथा दूसरा पद उपमेय या विशेष होता है। अब इसका उदाहरण देखिए। अब इसमें दो शब्द आए हैं जो कुछ विद्यार्थियों को हो सकता ना पता हो, तो इसलिए हमने उसको क्लियर किया है। उपमेय उपमान किसे कहते हैं और विशेषण विशेष क्या है। उपमेय उपमान जो है ये उपमान अलंकार पढ़ा आपने, उसके अंग है ना। तो उपमान क्या है? जिस वस्तु के साथ तुलना की जाए वो उपमान होता है,
और उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए जिस वस्तु की, वो उपमेय होता है। मतलब उपमान में जिस वस्तु के साथ तुलना की, किसी प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाए तो वहां पर उपमान होता है, और जिसकी तुलना की जाए वहां उपमेय होता है। जैसे अब यहाँ आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सीता का मुख क्या हुआ? ये उपमेय हो गया। चंद्रमा क्या हुआ? उपमान हो गया। अब ये आपका क्लियर हो गया उपमेय और उपमान क्या है। फिर विशेषण और विशेष शब्द भी आया है इसमें, विशेषण और विशेष। तो विशेषण क्या है? जिस जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए तो वो होता है, वो शब्द होते हैं क्या? विशेषण होते हैं। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो होते हैं विशेष। जैसे हमने यहाँ लिखा कि सुंदर लड़की, तो सुंदर क्या हुआ? विशेषण हो गया। सुंदर शब्द क्या है? वो संज्ञा जो शब्द है उसकी विशेषता बता रहा है, तो वो हो गया विशेषण। और लड़की की विशेषता बता रहा है तो लड़की हो गई विशेष। ये है, जैसे आपने कह दिया कि भूरी गाय या काली गाय, तो काली क्या हुआ? विशेषण हो गया, और विशेष क्या हो गई? गाय हो गई। इस तरह से ये है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके अगला जो है, हम इसके बाद पढ़ाएंगे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। उपमान, इससे समाज से संबंधित पढ़ाएंगे। और अगर थोड़ा समय हुआ तो संधि का भी हो सकता है, उसमें हम आपको पढ़ाएं। तो चलिए, धन्यवाद।